नमस्कार मिथिला। आज बाबा नागार्जुन के कालजयी रचना रतिनाथ की चाची का 9वां एपिसोड आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। इससे पहले आप लोग 8 एपिसोड आप लोग देख चुके हैं, सुन चुके हैं, बढ़िया से आप लोग समझ चुके होंगे कि बाबा के रचना में क्या एक अलग, मैंने बताया था कि ये इनकी जो हिंदी है वो हिंदी आंचलिक हिंदी में इन्होंने लिखा है। तो लीजिए, आज इनका 9वां एपिसोड, रतिनाथ की चाची का 9वां एपिसोड मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। इस एपिसोड का शीर्षक है शुभंकरपुर के राजा बहादुर। शुभंकरपुर की कुल उपजाऊ जमीन का रकबा 300 बीघा था। 250 बीघा धान के खेत थे, 50 बीघा रबी और भदे के थे। इसके अलावा आमों के बाग, बांसों के जंगल, तालाब, गोचर आदि के लिए 50 बीघा और पड़ते थे। 250 परिवारों की आबादी, खाने वाले मुँह 1100। साफ है कि गरीब ही अधिक थे। यह गरीब भी दो श्रेणी में बटे थे, बाभन और गैर बाभन। ब्राह्मणों में विद्या का खूब प्रचार था, पढ़े लिखे शहरों में फैले थे। चिठिया और मनी आर्डर उन्हीं के बदौलत गांव में खूब आते। 100 घर ब्राह्मणों के थे। मुश्किल से 15 घर ऐसे होंगे जिनका शुमार महादरिद्रों में होता था। बाकी लोग खेती के अभाव में भी भरपेट खाने वालों में से थे। गाँव के नज़दीक हाट लगती थी। सोमवार और गुरुवार को धान, चावल, दाल, तेलहन, मरुआ, मकई, साग, भाजी, मछली, पान, मटिया, गमछा, चादरें हाट के रोज शुभंकरपुर के लोग ये सब चीज़ खरीद कर घर लाते थे। इस गांव के ब्राह्मणों का खिला चेहरा देखकर बाहर वाले यही सोचते कि बड़े सुखी होंगे ये लोग, काफ़ी खेत होंगे इन लोगों के पास। मगर अहमियत यह थी कि लूट लाओ कूट खाओ। ये लोग जवार में जब भी भोज खाने जाते तो इनका साफ सुथरा पहनावा, विनीत और भद्र वेश देखकर दूसरे गांव के लोग को भ्रम होता कि जमींदार घराने के होंगे ये सब। इस मौजे के मालिक राय बहादुर दुर्गानंद सिंह बड़े जमींदार तो थे ही, साथ ही लाना तगादा का भी भारी कारोबार चलाते थे। आसपास के 5 कोस की जमीन पर उनकी छत्र छाया थी। 3 लाख रुपये 2500 बस्तियों में इस समुद्र 3 लाख रुपये 2500 बस्तियों के इस समुद्र में दांत निपोड़े, पूंछ कड़ी किए मगरों की भांति टहल बुल रहे थे। ब्याज की दर प्रति मास 1.5 रुपये सैकड़ा थी। राजा बहादुर पुराने अंगूठे को साल नया करवाते जाते। सूद भी मूल बन जाता। चक्रवृद्धि का यह क्रम राजा बहादुर की शरीर के वृद्धि के लिए रसायन का काम कर रहा था। कहते हैं कि हवेली में नगद रुपये रखने के लिए उन्हें चौहच्चा बनाना पड़ा था। माँ के श्राद्ध में समूचे भारत के उन पंडितों को आपने सभा बुलवाई थी जो महामहोपाध्याय की उपाधि से विभूषित थे। इतनी संपदा राजा बहादुर के पास में था। प्रत्येक पंडित को दुसाला और 100 रुपया की विदाई की गई थी। आने जाने का 2nd क्लास का टिकट का खर्चा। 7 दिनों तक पंडितों का शास्त्रार्थ चला था। मैथिल पंडितों को अपनी भूमि पर अपने पांडित्य प्रदर्शन का जो सुयोग मिला वो अभूतपूर्व था। बाहर के पंडित विदा होते समय राजा बहादुर को धर्म दिवाकर की गौरवपूर्ण उपाधि से सुशोभित करते गए थे। जवार के 50 गांव निमंत्रित किए गए थे। उन्हें पूरी तरकारी से नहीं, खाजा, मुंगवा, घेवर, बर्फी, पेड़ा, बालूशाही, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, जलेबी वगैरह 18 किस्म की मिठाइयों से परितृप्त कर दिया गया। हाथी के कान जैसा बड़ा बड़ा खाजा, फुटबॉल जैसा मुंगवा, दरअसल यह चीज़ें खाने की नहीं तमाशे की थी। सबके आगे बड़े बड़े पतलों में मिठाइयों का ढेर लगा था। जूठन की उन मिठाइयों को जवार के शूद्रों ने कई दिनों तक खाया था। बहुत बड़ी बात बाबा ने यहाँ पर लिखे, यानी जूठन की उन मिठाइयों को जवार के शूद्रों ने कई दिनों तक खाया और आज भी उल्लासित होकर वे राजा बहादुर का गुणगान कर रहे थे। ब्राह्मणों की भर की अंजुरी भर के बम्बैया सुपारी दी गई थी। ब्राह्मणों को महापात्र को हाथी दान में मिला था। ये हालत थी उस समय में गरीबों की जो जूठन खाया करते थे। अपने वैभव की इस विराट प्रदर्शन से राजा बहादुर को इतना आत्मसंतोष हुआ कि खाने पीने से अरुचि हो गई। कोई भी चीज़ चित्त पर चढ़ती ही नहीं थी। एकमात्र कन्या थी, धूमधाम से उसकी शादी वे पहले ही कर चुके थे। स्टेट का सारा भार घर जमाई के कंधों पर डालकर राजा बहादुर तीर्थ यात्रा के लिए निकलने ही वाले थे कि सन 37 का वह कांग्रेसी जमाना आ धमका। बार बार आगे पीछे सोचकर कांग्रेस ने जब प्रांतों के शासन में हाथ बटाना स्वीकार किया तो जनता ने युग की ओर नई आशा से देखा। मिनिस्ट्री कबूल कर लेने पर नेताओं का उत्तरदायित्व बेहद बढ़ गया। चुनाव के समय उन्होंने जनता से बड़े बड़े वादे किए थे।
जमींदार चुनाव में हारकर अपने अंधकारमय भविष्य की कल्पना करते हुए कछुए की भांति डूबके पड़े थे। अंदर ही अंदर कुछ सोचकर अपने पैतरे बदल डालने का निश्चय किया। परंपरा की दुहाई देकर कांग्रेसी मंत्रियों को उन्होंने धमकी दी, आपका खादी का कुर्ता पहले हम अपने खून से तर कर देंगे, उसके बाद जमींदारी प्रथा उठा दीजिएगा। मंत्रियों ने अपनी पीठ पर दी किसानों की ओर, मुंह कर दिया जमींदारों की ओर। दुनिया भर में बदनामी फैल गई कि बिहार की कांग्रेस पर जमींदारों का असर है। जवाहरलाल तक ने खुल्लम खुला यह बात कही थी। किसान संगठित होने लगा। उनका नारा था कमाने वाला खाएगा। इसके चलते जो कुछ भी हो, संगठन की यह हवा राजा बहादुर को भी जमींदारी में पहुंची। उनकी सूदखोरी और जमींदार शाही से सारा इलाका तंग आ गया था। हजारों बीघा जमीन वे किसानों को मनखब में दिए हुए थे। 4 मन फी बीघा से लेकर 15 मन फी बीघा तक का रेट था। शुभंकरपुर के ग्वाले 70-80 बीघा खेत मनखब पर जोतते थे। अब वे लोग सुरफुराए। गांव के ही 2-3 लीटर निकल आया। बलुहा पोखर के भिंडे पर किसान कुटी बन गया। घर घर से मुठिया वसूल होने लगी। किसान कुटी के लिए किसी ने लोटा दिया, किसी ने थाली दिया, कुम्हार ने घड़े दिया, तौला दिया, कड़ाही दी। उमानाथ की माँ ने अपना 2 साल पुराना कम्बल ही दे दिया। उसके बाद दूसरा कोई कम्बल नहीं था। रतिनाथ ने मना किया तो बोली, यह 10 का काम है, देश का काम है, गरीबों का यज्ञ है, मेरे पास और है ही क्या जो मैं दूंगी। इसीलिए उन्होंने कम्बल ही अपना दे दी। ब्राह्मणों में इस बात को लेकर 2 दल हो गए। एक दल जमींदारों की ओर था, दूसरा किसानों की ओर। जो लोग जमींदारों के ओर थे वे खूब नफे में रहे। आंदोलन की बातें इस तरह बढ़ा चढ़ाकर राजा बहादुर के कानों में डाली गई कि वे बदहवास हो गए। बढ़िया से बढ़िया धनहर खेत 100 रुपये 50 रुपये फी बीघा लुटाने लगे। आग लगते झोपड़ी में जो आबे हाथ। किसान बित्ता भर भी जमीन छोड़ने को तैयार नहीं था। उनमें गजब का जोश था। उसके लीडर दरभंगा और पटना दौड़ लगा रहे थे। इस संघर्ष में जरा सी बात भी जनता में विस्तारपूर्वक छपती थी। सभा, जुलूस, दफा 144, गिरफ्तारी, सजा, जेल, भूख हड़ताल, रिहाई, यह सिलसिला किसानों को ठंडा नहीं कर सका। जयदेव ज्योतिषी पढ़ लिख कर घर बैठ गया। अब 3 लायक बेटों के भगवान बाप बनाकर बुढ़ापे में दरवाजे पर खड़े किए थे। शायद ही कोई कुकर्म उनसे छूटा हो। तरुणी विधवाओं को प्रेम पास में फंसा कर फिर उनको जायदाद अपने नाम लिखवा लेना। चूसे आम की गुठली के भांति उन्हें फिर फेंक देना। 2 खेत वालों में सीमा का झगड़ा खड़ा करके मुकदमों को बढ़ा देना। उनमें से एक को खुद का बनाकर लील जाना। सस्ते दामों में अंगूठे यानी हैंड नोट खरीद कर पीछे ज़्यादा से ज़्यादा रकम चढ़ाकर उन्हें अदालत में पेश कर देना और अपने घर में आप ही सेंध मारकर पड़ोसी को गिरफ्तार करवा देना। यही उन लोगों की काम थी। इसी रास्ते पर चलकर जयदेव उस मंजिल पर पहुंचे थे जहां की चारों ओर सरदार और थाने का दरोगा समान श्रद्धा भक्ति से स्वागत पाता था। किसान आंदोलन में सबसे सर्वाधिक लाभ इन्हीं महाशय को पहुंचा, क्योंकि राजा बहादुर ने दबंग समझकर मनखब वाले 10 बीघा खेत जयदेव को लिख दिया। सिर्फ 600 रुपया लेकर के, सिर्फ 600 रुपया में 10 बीघा खेत का रजिस्ट्री हो गया। मालूम होने पर किसान गुस्से के मारे पागल हो गए, मगर अंदर से घुसखोर और ऊपर से पुरजोर कुछ किसान सेवकों ने उल्टा सीधा समझाकर उन्हें शांत कर दिया। जिला किसान सभा के एक प्रमुख नेता रमापति झा परसौनी के रहने वाले थे। 3 साल तक एड़ी चोटी का पसीना एक करके उन्होंने राजा बहादुर के रैयतों को जगाया था और अब उनके भी मुंह से लाट टपकने लगी। 14 बीघा जमीन मिली, 1200 का कर्जा माफ हो गया। शुभंकरपुर के 3 तरुण ब्राह्मण छोटी जाति वाले किसानों के अगुआ बनकर उठे थे। 2-2 बीघा खेत लेकर राजा बहादुर ने उसके मुंहों पर भी दही लगा दिया। इतने पर भी किसान डटे रहे। पड़ोस के एक दूसरे छोटे जमींदार ने राजा बहादुर के शुभंकरपुर वाले सारे खेत लिखा लिए। किसानों के संघर्ष को अवसरवादी नेता चौपट कर चुके थे। मुकदमा लड़ते लड़ते उन बेचारों का बुरा हाल था। ऐसी स्थिति में पंडित कालीचरण के नौजवान लड़का ताराचरण के बीच बचाव करके नए जमींदार से यह मनवा लिया कि खेत किसानों की हो, जोत भी रहेंगे, फी बीघा 11 मन के हिसाब से अनाज इसके एवज से उसे साल मिलता रहेगा। हारतीबाजी के समय का यह मामूली नेतृत्व किसानों की दृष्टि में ताराचरण को आगे ले आया। किसानों के इस संघर्ष का
अब इस प्रकार उपसंहार हो रहा था तब 2 साल पूरे हो चुके थे और यूरोप हिटलर की चंगुल में था। कांग्रेसी मंत्रिमंडल इस्तीफा देकर विश्राम कर रहा था। विश्राम तो क्या कर रहा था, आगामी महासंघर्ष की चर्चा में जोर लगा गया था। तो श्रोताओं, आज मैंने इस रतिनाथ की चाची का 9वां एपिसोड आप लोगों के समक्ष रखा। आग्रह यही जो इस 9वें एपिसोड को आप लोग संपूर्ण सुने। और मैं तो यही कहूँगा कि आप शुरू से, अगर कोई व्यक्ति नए हों, पहले बार ये रतिनाथ की चाची का ये एपिसोड आपके सामने आया है, तो आप थोड़ा सा पीछे जा कर के आप देखिए। रतिनाथ की चाची का पहला एपिसोड से लेकर के आप देखना शुरू कीजिए। बहुत इंटरेस्टेड ये नॉवेल है, बहुत मनोरंजक उपन्यास है और इतिहास की दस्तावेज इसे हम कह सकते हैं। इतिहास का दस्तावेज है और इसमें ऐतिहासिक बातें, बहुत पुरानी बातों का उन्होंने, बाबा ने जिक्र किया। जो उन्होंने देखा उन्होंने लिखा, जो वो देखते थे वही वो लिखते थे। बाबा में यही खासियत थी। तो आज का एपिसोड हम यहीं पर समापन करते हैं और आग्रह यही करते हैं कि संपूर्ण एपिसोड को आप लोग देखिए और अपने कमेंट से मुझे अवगत ज़रूर कराएं। जाते जाते सिर्फ एक ही बात करते हैं हमारे श्रोता, चाहे गांव में रहते हों या प्रदेश में रहते हों, शहर में अपने गांव में रहते हों या प्रदेश में, देश में रहते हों या विदेश में रहते हो, जहाँ कहीं भी रहते हों, स्वस्थ रहें, निरोग रहें, अपने आचरण को पवित्र रखें। यही हमारा माता जनक नंदिनी जगदम्बा से आग्रह। माता जनक नंदिनी जगदम्बा का कृपा आप लोगों पर बरसती रहे, यही शुभकामना के साथ। जय मिथिला, जय मैथिली।